हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो भाई कौन कौन आया है एक बार ज़रा देख लें, इस चीज़ का मुआयना कर लें कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो क्या एकदम क्लियर है? जल्दी से बच्चों। हेलो हेलो हेलो। हेलो प्रीति बेटा। सबसे पहले प्रीति मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? यस यस, जल्दी से मुझे बताइए। हेलो बेटा। अंश कैसे हो? उत्तम, संस्कृति, रावेची, वैभव जी। अरे मेरी जान हर्षित, तू भी आया है क्या यहाँ पे? ग्रेट ग्रेट, फीलिंग ग्रेट टू सी एवरी वन ऑफ यू। जल्दी मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? लक्ष्मी मेडिकल उर्फ अवध के शेर कैसा है भाई? आज तो बोलती बंद है अपनी। चलिए। हाँ जी, आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो? चलिए, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। आई एम हैप्पी टू सी एवरी वन ऑफ यू। सो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है, हेलो अवनी, आयुषी बेटा, पूजा, कैसे हैं बेटा एवरीवन? चलिए। यस तानिया, शिवांग बेटा कैसे हैं? चंदा जी, अरे बाप रे मेरी फेवरेट रोशनी, विशाल, सादिया बेटा कैसे हैं सादिया, कुणाल, दैट्स रियली नाइस दैट्स रियली नाइस। नहीं नहीं, लक्ष्मी मेडिकल आज सब मस्त नहीं है भाई, आज तो दर्द है जीवन में बहुत सारा। चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर ऑडियो क्या होता है, मैं यहाँ पे फंसाता हूँ तो कभी कभी ऑडियो क्लियर नहीं होता, तो अगर ऐसा कुछ हो बीच में मेरे शब्द अगर मिसिंग हो तो मुझे बताइएगा, मैं हाथ में ले लूंगा इसको, ठीक है? यस मयंक जी, तानिया जी। अरे छोड़ दो बाबा, लाइक डिसलाइक ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी है। यस अभ्युदय बेटा, बालकृष्ण जी, तेजल जी, गुड इवनिंग बेटा। ध्यान से देखिए बच्चों। सो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जीगल के फास्ट ट्रैक बैच के लिए। नाउ, सबसे पहले मैं आपको ये जो बैच है इसमें मैं क्या कवर कराने वाला हूँ, कैसे कवर कराने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, इस बैच में हम लोग कोशिश करेंगे टू हैव 25 to 30 क्लासेस, और कोशिश करेंगे कि इस बैच का पूरा ड्यूरेशन अराउंड 30 to 35 आवर्स का ड्यूरेशन हो इसका। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बैच है, दिस इज़ नॉट अ मैराथन बैच जिसमें सुबह एक टीचर स्टार्ट करे और शाम को 9 बजे तक पढ़ाए, और उसमें पता नहीं क्या होता है बच्चों, टीचर ने क्या पढ़ाया वो उसको समझता नहीं है, बच्चों ने क्या समझा वो उसको समझता नहीं है। सो इट इज़ नॉट दैट बैच। ये जो बैच है, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच। मतलब जो नॉर्मल क्लास का ड्यूरेशन होता है लगभग 125 से 150 घंटा, हम कोशिश करेंगे कि इसको 30 से 35 घंटे में ख़त्म करें। जो मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद, जो मैं आपको पढ़ाऊँ मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद आप उन चीज़ों को क्या कर लेवें, उन चीज़ों को रिवाइज कर लेवें। तो आपका मेरे साथ में ये चैप्टर 10 लाइक 30 क्लासेस हैं, बट तो इसका मतलब ये नहीं कि बैच का ड्यूरेशन 1 महीना होगा। हम लोग कोशिश करेंगे सैटरडे संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें और इसको जल्दी कवर करें, ठीक है? उसके बाद मैं इसमें, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं इसमें क्या ले लूँ, मैं इसमें राइटिंग सेशंस भी लूँ, तो मैं कोशिश नहीं बट 100% इसमें कम से कम हम आ, कम से कम 5 राइटिंग सेशंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये पूरा बैच खत्म होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर बैच,
वी वुड बी हैविंग 100 मार्क्स का टेस्ट ऑन JIGL, और इसके लिए मैं आपके साथ 2 टेस्ट पेपर्स JIGL के शेयर करूंगा। उसी तरीके से शेयर करूंगा बच्चों, उसी तरीके से शेयर करूंगा जिस प्रकार से ICSI जो है एग्जामिनेशन है। तो बच्चों, एम आई क्लियर ऑन दैट बच्चों? अच्छा, ये फास्ट ट्रैक बैच मतलब आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद कब होगी? जब आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, नाउ तो बच्चों आई विल स्टार्ट। और बच्चों, इस फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, यस छाया बेटा, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर 2 डेज, जो मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। चलिए बच्चों, नाउ ये जो चैप्टर बच्चों, ये जो चैप्टर मैं अब जो मैं आपके साथ चैप्टर शुरू करूंगा, इस चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। तो आई विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर विथ यू बच्चों। मैं ये चैप्टर आपके साथ शुरू करूंगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। नाउ आदित्य गुप्ता बोल रहा है कि सर एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे रो रहे हैं। यार उनको बोल यहाँ पे आ जाए, मैं कवर करा दूंगा। नाउ तो बच्चों, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क्स के लिए आता है। दिस टॉपिक कम्स फॉर 5 मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, लेकिन मैं इस टॉपिक का जो वेटेज डालूंगा वो डालूंगा मैं 5 मार्क्स बच्चों नॉर्मल केस में, नॉर्मल जिंदगी, और अगर मिनटोज जिंदगी रही तो बच्चों ये टॉपिक 18 मार्क्स का भी आ सकता है। बच्चों ICSI एक गेम खेलती है, ICSI गेम ऐसा खेलती है बच्चों की नॉर्मल टॉपिक को भी ICSI क्या कर देती है, 18 मार्क्स के लिए पूछ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है तो ICSI ने, जैसे इस बार के एग्जाम में सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस करके जो चैप्टर था, तो जैसा कि आपको पता है सोर्सेज ऑफ लॉ इस पुराने एग्जाम में 18 मार्क्स के लिए आया था। तो हो सकता है इस एग्जाम में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज भी 18 मार्क्स के लिए वो पूछ ले। ठीक है भाई, ये कौन है अंकिता मैम? मैं नहीं जानता भाई नाम। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों चलिए, तो शैल वी बिगिन विद द फर्स्ट एवर लेक्चर ऑफ दिस न्यू बैच ऑफ ड्राफ्टिंग। बच्चों क्या हम लोग शुरू करें? अगर आप सबकी इजाजत हो तो आई वुड बिगिन विद दिस क्लासेस। और आपको पता है जैसे कि ये 2 दिन ये जो बैच है ये यूट्यूब पे होगा, और 3rd डे से जो बैच है ये लाइव बैच जो है वो जूम पर शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? चलिए बच्चों, सो वी वुड बिगिन नाउ। सो बच्चों ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई, ये क्या बोल रहे हैं अवध के शेर, तू ड्राफ्टिंग क्या बोल रहा है भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। स्टडी अकाउंट, सर ये यूट्यूब पे सारे लेक्चर लाइव होंगे? यस, सारे के सारे 2 दिन के लेक्चर यूट्यूब पे लाइव होंगे बेटा। चलिए बच्चों, और भाई ये स्टडी प्लान वालों को मैं इतनी पिटाई करूंगा भाई, क्या करूं? तुम लोग मेरे नाम पे, तुम लोग मेरा नाम चेंज करके टाइम टेबल गुरुजी रख दो। लॉ गुरु तो लोग मुझे फालतू में ही बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो भाई स्टडी प्लान में के ऊपर मैंने 10,000 वीडियो बना दिए। मेरे को लगता है कि जितने वीडियो मेरे पढ़ाने के ऊपर नहीं है, उससे ज़्यादा 100 गुने ज़्यादा वीडियो मेरे इसके ऊपर है, स्टडी टाइम टेबल के ऊपर। प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाएं, जाओ यहाँ से। हाँ, तो बच्चे ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए बच्चों। नाउ तो बच्चे सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। सो बेसिकली कानून को समझने के तरीके। बच्चों इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कानून को समझने के तरीके। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, ऑफ मतलब का, और स्टैट्यूज मतलब होता है कानून। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है, हम सब लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लॉस पढ़ते हैं बच्चों। कई बार लॉ पढ़ते पढ़ते ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि यार हमको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। मिसाल के तौर पे
एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एनसीएलटी रूल्स 2016 और उसके अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो रूल नंबर 77। प्लीज यार सारे लोग ध्यान से देखना। तो एनसीएलटी रूल्स 2016 और इसके अंदर रूल नंबर 77 है, जिसके अंदर ये कहा है कि बेसिकली जब कंपनी एनसीएलटी की परमिशन से, जब कंपनी अपनी एनसीएलटी की परमिशन से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करती है, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, जब कंपनी एनसीएलटी की परमिशन से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, रिवाइज करती है। अच्छी बात है, रिवाइज कर सकती है 131 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 131 के हिसाब से कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकती है। तो जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकती है तो कंपनी में होल्ड अ जनरल मीटिंग टू अप्रूव द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक रूल ये लिखा हुआ है कि भाई जब कंपनी क्या करती है, एनसीएलटी की इजाजत से, एनसीएलटी की परमिशन से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करती है, तो कंपनी में होल्ड, अगर कंपनी चाहे तो होल्ड जनरल मीटिंग और रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए। तो भाई जब हमने ये पढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि कंपनी के पास चॉइस है, कंपनी अगर चाहे तो कर सकती। लेकिन जब हमने उसके नीचे वाले प्रोविजन को पढ़ा, उसके नीचे जो नेक्स्ट प्रोविजन था जब हमने पढ़ा, तो उसमें लिखा कि कंपनी shall file the revised financial statements within 30 days of general meeting with the ROC। बच्चों समझा मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ऊपर लिखा था कि जब एनसीएलटी की परमिशन से कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करती है तो कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग, मतलब यहां पे इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, यहां पे इन्होंने किया था वर्ड में, लेकिन फिर कह रहे हैं कि कंपनी को, यहां पे यूज किया इन्होंने वर्ड शैल, कंपनी को कंपल्सरली क्या करना है, जिस दिन कंपनी की क्या होती है, जिस दिन कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, कंपनी को कंपल्सरली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 30 दिन के अंदर क्या करना है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के साथ फाइल करना है। बच्चों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब अपन क्या, नाउ व्हाट शुड वी डू? भाई ये तो लॉ है, अब तुम ये नहीं बोल सकते सर ऊपर गलत लिखा है, नीचे सही लिखा है, नीचे सही लिखा है, ऊपर गलत लिखा है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? कैन यू से लाइक दिस? बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखिए, लॉ जब आप पढ़ते हैं, जब आप लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में लिखी हुई हर बात सही होती है। बच्चों हम हमेशा एक अजम्पशन लेके लॉ पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट कैन नेवर कमिट अ मिस्टेक, पार्लियामेंट जो है कभी भी गलती नहीं कर सकता, हम ये लेके पढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पे लिखा है मे, यहाँ पे लिखा है शेल, यहाँ पे लगता है कि जनरल मीटिंग होल्ड करना ऑप्शनल है, यहाँ पे लगता है कि जनरल मीटिंग होल्ड करना मैंडेटरी है। तो क्या करेंगे? तो बच्चों अब यहाँ पे जो भी करना है हमको सही करना है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो आरओसी के पास सेक्शन नंबर 450 के अंदर एक जनरल पावर होती है कि वो हमें पनिश कर सकता है। अगर कंपनीज एक्ट में आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए कहीं पे पनिशमेंट नहीं है, तो आरओसी को सेक्शन नंबर 450 कंपनीज एक्ट का एक जनरल पावर देता है। तो इस केस में व्हाट शुड आई डू? तो बच्चों इस केस में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उन दोनों प्रोविजंस को पढ़ना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा। इज एवरीवन विथ मी? तो बच्चों डिड यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर अस? हम कंपनी सेक्रेटरी लोगों के लिए इंटरप्रिटेशन का जो है वो रेलेवेंस क्या है, इंटरप्रिटेशन का जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप समझ रहे हैं? और बच्चों ये चैप्टर जो है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में क्या बताया गया हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कई लोग बोलते हैं सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू कौन से साल का लॉ है? बच्चों ये कोई लॉ नहीं है, मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में सिर्फ क्या है, रूल्स बताए गए हैं। रूल्स मतलब आपको सिर्फ नियम बताए गए हैं, और ये नियम किसने एस्टैब्लिश किए हैं? स्कॉलर्स ने,
जजेस ने और कई केस लॉज के माध्यम से, कई जो पास्ट में डिसाइडेड केस लॉज हैं उनके माध्यम से कुछ नियम बनाए गए हैं जिन नियमों को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में हम क्या करेंगे, हम उन नियम के बारे में पढ़ेंगे, नियमों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लॉ को अच्छे से समझ जाएं। अच्छा बच्चों, लॉ को अच्छे से समझ जाएं इसका मतलब क्या है? लॉ को अच्छे से समझ जाएं इसका मतलब हम इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर समझ जाएं। इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो पर्टिकुलर प्रोविजन लॉ में डालने के पीछे हमारे पार्लियामेंट की, हमारे लॉ मेकिंग बॉडी की नीयत क्या थी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, इज दैट क्लियर बच्चों? स्टैट्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैट्यू का मतलब होता है लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ बॉडी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टैट्यूज। अच्छा बच्चों, यहां तक सब मेरे साथ हैं? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन? सबको समझा? जल्दी से मुझे यस करके बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि यहां तक जो मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज जो हम पढ़ रहे हैं उसका रेलिवेंस क्या है, वो कब काम आएगा। तो ये नियम हमको कब काम में आते हैं? तब काम में आते हैं जब लॉ उतना क्लियर नहीं है, या लॉ तो क्लियर है बट हमको समझ में नहीं आ रहा। तो जब हमको लॉ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं? इन नियमों का पालन करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट बट दैट्स ग्रेट। और भाई तुम लोग भूल गए हो, तुम लोग भूल गए हो कि ऐसे आपको यस नहीं बोलना होता। आप जब मुझे यस बोलते हो तो आपको दिल भेजना पड़ता है, हार्ट भेजना पड़ता है। तुम लोग लगता है मेरे लाइव आने के नियम को भूल चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, सो कितने टाइप के स्टैट्यूज होते हैं? स्टैट्यूज मतलब लॉ। तो बच्चों सबसे पहला होता है कोडिफाइंग लॉ, उसके बाद होता है डिक्लेरेटरी लॉ, उसके बाद होता है रेमेडियल लॉ, उसके बाद होता है अमेंडिंग लॉ, उसके बाद होता है कंसोलिडेटिंग लॉ, उसके बाद होता है इनेबलिंग लॉ, उसके बाद होता है डिसेबलिंग लॉ, और उसके बाद होता है पीनल लॉ। तो बच्चों इतने सारे लॉज होते हैं। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इतने सारे टाइप्स के लॉ होते हैं? सर बेसिकली ये सारे लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, लॉ कितने भी टाइप्स के हों, आपको उन सारे लॉज को क्या करना होता है? इंटरप्रेट ऑल ऑफ द लॉज। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तो जितने भी टाइप्स के लॉ हैं हमको सारे लॉज को उठाकर क्या करना है? तो इंटरप्रेट। कोडिफाइंग लॉ क्या है बच्चों? कुछ ऐसे नियम जो अनरिटन थे। मान लो एक एग्जांपल, जैसे अभी इंडिया में वेज खाना कंपलसरी नहीं है, मतलब आप नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेज भी खा सकते हैं। लेकिन योगी जी का एक दिन दिमाग खराब हुआ, योगी जी का दिमाग खराब हुआ, इन लोगों ने एक नया लॉ बना दिया। क्या? प्रोहिबिशन ऑफ, एक नया लॉ बन गया, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड्स आइटम एटसेट्रा एक्ट 2022। तो बच्चों क्या हो गया? कोडिफाइंग लॉ का मतलब क्या होता है? जो नियम अभी तक लॉ के फॉर्म में नहीं थे, नियम अभी तक लॉ के फॉर्म में नहीं थे, जो कस्टम्स अभी तक लॉ के फॉर्म में नहीं थे, उनको लॉ के रूप में, उनको लॉ का स्वरूप दे देना, उनको लॉ का रूप दे देना इस कोडिफाइंग लॉ। उसके बाद है डिक्लेरेटरी लॉ।
बच्चों व्हाट इज डिक्लेरेटरी लॉ? कुछ नहीं बच्चों, ये लॉ क्या प्रोवाइड करते हैं, ये नए लॉ नहीं है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ये आपको डेफिनेशंस देते हैं, ठीक है। सो डिक्लेरेटरी लॉ जो है वो कोई नए लॉ नहीं है, ये पुराने लॉ से रिलेटेड आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों। उसके बाद है रेमेडियल लॉ। रेमेडियल लॉ क्यों बनाए जाते हैं? ये लॉ बनाए जाते हैं रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। किसको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए? अग्रीव्ड पार्टीज को। प्लीज हियर, अग्रीव्ड पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए लॉ बनाए। जैसे कंपनी लॉ बच्चों, कंपनी लॉ भी एक रेमेडियल लॉ है। जैसे आपको पता हो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 245 तक अगर आप देखें तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, अग्रीव्ड शेयर होल्डर, अगर मैनेजमेंट अगर आपको कंपनी में राइट्स नहीं देता तो सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 245 तक शेयर होल्डर जो है कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट भी क्या है बच्चों, एक प्रकार से रेमेडियल लॉ है। अमेंडिंग लॉ बच्चों, जैसे कंपनीज एक्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं कि रूल्स में चेंज, कंपनीज एक्ट में अगर किसी प्रकार का क्या करना है, कोई अमेंडमेंट करना है तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 20 आता है। तो अमेंडिंग लॉ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लॉ जिसके जरिए, हेलो खुशल बेटा कैसे हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप पास हो गए हो। तो अमेंडिंग लॉ का मतलब एक ऐसा लॉ जो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग लॉ को क्या करता है, अमेंड करता है। उसके बाद कौन सा लॉ है बच्चों, कंसोलिडेटिंग लॉ। जैसे हमारा कंपनीज एक्ट, हमारा कंपनीज एक्ट क्या है, ये कंसोलिडेटिंग भी लॉ है। कंसोलिडेटिंग लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कर रहे हैं, कंपनीज के ऊपर जितने भी पुराने लॉस थे, एक कंपनी के ऊपर जितने भी पुराने लॉ थे, 1956 का लॉ, 1913 का लॉ, 1985 का, 88 का लॉ, सॉरी 1885 का लॉ। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या है बच्चों, इट्स अ कंसोलिडेटिंग लॉ एज वेल। कंसोलिडेटिंग लॉ मतलब जितने भी पुराने लॉस थे, कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है, उन सारे लॉस को क्या करता है, कंसोलिडेट कर देता है। पीनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, जो क्या करता है बच्चों, जिसमें क्या है, पनिशमेंट्स हैं। कंपनीज एक्ट भी पीनल लॉ हो सकता है, यस कंपनीज एक्ट भी पीनल लॉ है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर भी प्रोविजन, पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, यस और नो। उसके बाद है इनेबलिंग लॉ। बच्चों व्हाट इज इनेबलिंग लॉ? बच्चों एक ऐसा लॉ जो प्रीवियस रेस्ट्रिक्शंस को हटा देता है। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, एक ऐसा लॉ जिस लॉ के आने के बाद प्रीवियस रेस्ट्रिक्शंस क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं, उस लॉ को मैं क्या कहता हूं बच्चों, इनेबलिंग लॉ। डिसेबलिंग लॉ, जो चीजें पहले अलाउड थी, जो चीजें पहले क्या थी, अलाउड थी, आपने एक लॉ पास किया और उन चीजों को आपने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, तो वो कौन सा लॉ हो गया बच्चों, डिसेबलिंग लॉ हो गया। तो ये सारे लॉज हैं बच्चों जो हमको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, ये सारे लॉज हैं जो हमको क्या करने, इंटरप्रीट करने। नाउ बच्चों अपने अब मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। बच्चों क्या मुझे कोई बता सकता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन शब्द के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। हमारी आईसीएसआई की मॉड्यूल के हिसाब से हमने इंटरप्रिटेशन वर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्ड दोनों को हमने इंटरचेंजेबली यूज, राइट, मतलब हमको जहाँ पे इंटरप्रिटेशन बोलना चाहते हैं हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन बोलना चाहिए वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, इंटरप्रिटेशन। तो आईसीएसआई के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों, आईसीएसआई के हिसाब से दोनों चीजें एक ही हैं। बट अगर आप रियलिटी में देखें, अगर आप अपनी मॉड्यूल से थोड़ा सा बाहर जाएं तो कंस्ट्रक्शन शब्द और इंटरप्रिटेशन शब्द, इन दोनों शब्दों के बीच डिफरेंस है। नाउ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लॉ के शब्दों को समझना या लॉ के शब्दों का
अर्थ निकालना, या फिर इंटरप्रिटेशन सिर्फ किससे रिलेट करता है? इंटरप्रिटेशन किसी वर्ड के या किसी सेक्शन के या किसी प्रोविजन के लिंग्विस्टिक मीनिंग से रिलेट करता है बच्चों। इंटरप्रिटेशन जो शब्द है ये किससे रिलेट करता है? इट रिलेट्स टू लिंग्विस्टिक मीनिंग, ठीक है। तो ये जो शब्द है इंटरप्रिटेशन, इट रिलेट्स टू लिंग्विस्टिक मीनिंग, मतलब यहां पे अगर किसी लाइन में कुछ लिखा है तो उस लाइन को प्रॉपर उसका डिक्शनरी मीनिंग समझ लेना, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन जो होता है बच्चों, उसका मतलब क्या है बच्चों? किसी प्रोविजन का डिक्शनरी मीनिंग। अगर मैं और साधारण भाषा में कहूं तो हिंदी को या इंग्लिश को अगर आपने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो गया बच्चों? दैट बिकम्स इंटरप्रिटेशन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्शन का मतलब है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द लीगल इफेक्ट ऑफ अ प्रोविजन, या फिर applying the provisions in circumstances. Applying the provision in what beta? Circumstances. So बच्चों कहने का मतलब है यहां पे तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहां पे सिर्फ आप क्या करेंगे? उसका मतलब समझेंगे कि क्या बोलता है। यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप चीड़ फाड़ करेंगे, आप देखेंगे कि हमारी सिचुएशन में ये अप्लाई होता है या फिर नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया था कि रूल 66 में क्या लिखा है, रूल 77 में क्या लिखा है? कंपनी में होल्ड, अगर आपको याद है मैंने शुरू में अभी का लेक्चर शुरू किया था, कंपनी में होल्ड अ जनरल मीटिंग टू अप्रूव द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे लिखा था कंपनी शैल फाइल द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या था? कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग कर सकती है, और यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा था कि करना ही है, बस हो गया। ये क्या है बच्चों? ये इंटरप्रिटेशन हो गया। आपने दोनों शब्दों को समझ लिया, दोनों का इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट कर दिया, आपके दिमाग में दोनों चीज़ें बैठ गई। इसका मतलब आपने क्या किया? इंटरप्रिटेशन कर दिया है। सॉरी, आपने इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है बच्चों कि अब मैं एक्चुअली देखूंगा कि भाई मेरी कंपनी को जनरल मीटिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ऊपर तो लिखा है मे, नीचे लिखा है शेल। तो फिर मैं दिमाग लगाता हूं कि भाई अगर कंपनी ने अपने रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के साथ फाइल नहीं किए तो भाई कंपनी को क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट में लग सकती है। और यहाँ पे शैल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे हिसाब से कंपनी को जनरल मीटिंग करना चाहिए, मतलब करना ही है, कोई चॉइस नहीं है। भले यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा है? में शब्द लिखा हुआ है। तो ये मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं किया, ये मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। लेकिन आप याद रखिए हमारे आईसीएसआई के सिलेबस के हिसाब से इन दोनों शब्दों में इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं एज अ सीएस का टीचर मैं आपको क्या करता रहूँगा? मैं आगे कंस्ट्रक्शन के बदले में इंटरप्रिटेशन ही बोलता रहूँगा, या फिर मैं कभी कभी कंस्ट्रक्शन शब्द का भी यूज़ करूँगा। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है बच्चों? नाउ इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? सर प्लीज रिपीट इनेबलिंग लॉ। इनेबलिंग लॉ का मतलब बच्चों जो प्रायर रिस्ट्रिक्शंस थी, अगर कोई नया लॉ आता है और नया लॉ मान लीजिए देयर इज सम लॉ जो आपको किसी चीज से क्या करता है? किसी चीज को करने से कोई लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उस लॉ में चेंज कर दी, एक अमेंडमेंट लेके आ गई, और अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आपको याद हो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वहाँ पे आप जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को है उनको सिर्फ फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर सकते थे। लेकिन जब 2013 का कंपनीज एक्ट आया तो सेक्शन नंबर 128 अगर आप इसको रीड करें, कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014, और इसके अंदर अगर आप रूल 3 पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला है कि उसमें ये बोला है कि कंपनी अगर चाहे तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकती है। तो कैन आई से कंपनीज एक्ट 2013 भी क्या है? एक प्रकार से इनेबलिंग लॉ है। जिन चीज़ों के बारे में पीछे कुछ भी नहीं लिखा था, पुराने लॉज में कुछ भी नहीं लिखा था,
उन चीज़ों को अलाउ कर दिया है। किसने अलाउ कर दिया है? कंपनीज एक्ट 2013 ने। इज दैट क्लियर? नाउ सो बच्चों यहां तक सब मेरे साथ हैं। उसके बाद बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, नीड फॉर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसे करके दे देंगे और इसके ऊपर बोलेंगे कमेंट करो। चलिए बच्चों, सो एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द नीड फॉर या नीड फॉर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि हमको इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है। बच्चों ध्यान से किए। सो बच्चों कोई मुझे बता सकता है? तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक केस लॉ हमेशा याद रखना है, सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर। इस केस में बच्चों, इस केस में यह कहा गया था, और एक चीज याद रखना बच्चों, इस केस में यह कहा गया था कि लॉ इज नॉट परफेक्ट एज मैथ्स। बच्चों ये चीज याद रखिएगा, इस केस में यह कहा गया था कि लॉ जो है वो गणित जितना, मैथ्स जितना परफेक्ट नहीं है। बच्चों मैथ्स में 2 + 2 = 4 ही होगा, हाँ या ना? मैथ्स में अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो 2 + 2 = 4 होगा। आप ऊपर से कैलकुलेशन करो, आप नीचे से कैलकुलेशन करो, आप सोते सोते कैलकुलेशन करो, आप टेढ़े बन के कैलकुलेशन करो, आप एक दूसरे को गाली देते कैलकुलेशन करो, एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाल के कैलकुलेशन करो। आप कैसे भी कैलकुलेशन करोगे उसका मतलब 2 + 2 = 4 ही होगा। लेकिन बच्चों कैन आई से लॉ की लैंग्वेज, बच्चों कैन आई से कई केस में कंफ्यूजन से भरी होती है। बच्चों लॉ के केस में लॉ की जो लैंग्वेज है बच्चों वो कंफ्यूजन से भरी होती है। बच्चों जैसे कि अगर आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 पढ़ते हैं, आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 पढ़ते हैं तो पहले पॉइंट में बोलता है, आई थिंक सब सेक्शन 2 में या 1 या सब सेक्शन 2 में बोलता है कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, पर्सनली इंस्पेक्ट करेगा। लेकिन नीचे बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर होल्डिंग कंपनी क्या कर दे, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथराइज कर दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले आप बोलते हो कि होल्डिंग कंपनी के अकाउंट, मतलब एक कंपनी के अकाउंट डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर जब बात आती है सब्सिडरी की तो यहां पे आप डायरेक्टर ना बोल के आप क्या बोल देते हो? पर्सन बोल देते हो। समझ में आ रहा है? सो बच्चों यहां पे डायरेक्टर लिखा है, अब डायरेक्टर मतलब इंस्पेक्ट सिर्फ डायरेक्टर कर सकता है, पर्सन मतलब कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो। सो भाई लॉ जो है वो लॉ जो है ना इतना क्लियर नहीं होता जितना मैथ्स क्लियर होता है। 5 × 7 = 35। सोते सोते, रोते रोते, खोते खोते, गोते मारते मारते, गोटे उड़ाते उड़ाते, तुम जो भी करो कैलकुलेशन 35 ही आएगा। बट लॉ में ऐसा नहीं है, और लॉ में ऐसा है कि 4 लोग अगर सेम चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग निकलेगा। सो चूंकि लॉ मैथ्स जितना परफेक्ट नहीं है इसलिए सीफोर्ड कोर्ट वर्सेस एशर में कहा गया कि ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स अगर आपको पता करनी है, सच में लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं, अगर आपको ट्रू इंटेंशन लॉ मेकर्स की क्या करनी है, पता करनी है, सो लॉ को इंटरप्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लॉ को इंटरप्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? श्योर एवरीवन? यहां तक क्या सब लोग मेरे साथ हैं? जल्दी बोलो, क्या सब लोग मेरे साथ हैं? अब हम आपके, अरे जल्दी बोलो, और अगर समझ गए हो तो दिल भेज दो कंजूसों। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई अरे भाई कंजूसो जल्दी बताओ, क्लियर है क्या सबको? ओ दादा, ओ दौदा, ओ दौदा दौदा, क्लियर है क्या? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, जल्दी भेजो रे कंजूसों। चलिए
दैट्स ग्रेट। शुभदा तू उससे मिली तो नहीं थी ना जिसको मैंने मना किया तेरे को मिलने से? चलो ग्रेट। नाउ लिसन टू मी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस चैप्टर में कोई लॉ नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नियम पढ़ाने वाला हूं जो अलग अलग कोर्ट केसेस में अलग अलग जजेस ने निकाले हैं। तो अब यहां पे बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और उसके बाद हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। बट यस, अभी बेसिकली मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक डिस्कस करूंगा प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर आते हैं, सबसे पहले आता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला आता है रूल ऑफ व्हाट बेटा? लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा रूल आता है हेडेंस रूल, जिसको हम मिसचीफ रूल भी कहते हैं। यस और नो? तीसरा जो रूल आता है अट रेस मगिस वलीट क्वाम परियट, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। चौथा रूल जो है दैट इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। The fourth rule is what बेटा? The fourth rule is rule of harmonious construction and the fifth rule is क्या है? पांचवा रूल adjustum generis। तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों ये जो पांच रूल्स हैं, इन पांच रूल्स को हम कहते हैं, कौन से रूल्स कहते हैं बच्चों? दीज 5 रूल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ बच्चों प्राइमरी का मतलब सबसे पहले, जैसे आपकी लाइफ का प्राइमरी गोल है कि आपको क्या करना है, यू नीड टू कंप्लीट CS, दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहला रूल कौन सा है बच्चों? द वेरी फर्स्ट रूल इज व्हाट बेटा? प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसका मतलब बच्चों जब भी आप लॉ के इंटरप्रिटेशन में अटक जाएं, जब भी आप लॉ के इंटरप्रिटेशन में फंस जाएं, तो सबसे पहले आपको कौन सा रूल यूज करना है? सबसे पहले आप प्राइमरी रूल यूज करोगे या फिर आप अदर रूल्स यूज करोगे? तो बच्चों सबसे पहले जो आप रूल्स यूज करोगे, दोज रूल्स विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और इसके अंदर सबसे पहला जो रूल है दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों सबसे पहला रूल कौन सा है बच्चों? द वेरी फर्स्ट रूल इज व्हाट बेटा? द वेरी फर्स्ट रूल इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be filed within 30 days of AGM with the ROC। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्या डिस्कस कर रहा हूं? मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। और मैंने आपके सामने कंपनीज एक्ट का कोई तो प्रोविजन लिख दिया है कि भाई प्रोविजन में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ AGM विद द ROC। ठीक है बच्चों, लिटरल शब्द का मतलब क्या आता है? यार मैं लिटरली बोल रहा हूं, मजा आ गया। यार मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं फेल होने वाला नहीं हूं, मैं पास हो जाऊंगा। यार मैं लिटरली बोल रहा हूं वो एक नंबर की पागल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब आप किसी बात पे जोर डालना चाहते हैं, जब आप ये बोलना चाहते हैं यार मैं सच बोल रहा हूं, यार एक्चुअली, तो हम लोग जो अपनी रोज भाषा में यूज करते हैं लिटरल को, मतलब हम क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली। एक्चुअली मतलब असल में, असल में, असल में ऐसा है।
थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच भाई, मैं पक्का खरीदूंगा भाई। हाँ भाई, लेकिन भाई तुषार मैं बता दूं, तेरा टीचर उतना अमीर नहीं है भाई, मुझे भाई लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा भाई, तभी खरीद पाऊंगा भाई। बिना एसी के पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत स्थिति ठीक नहीं है भाई, हालत बिल्कुल यहाँ पर ठीक नहीं है दोस्त। सो मैं बिल्कुल खरीदूंगा, डोंट वरी। मैंने अप्लाई भी किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन के लिए, आई थिंक एक दिन ज़रूर खरीदूंगा भाई। थैंक यू सो मच। नाउ ठीक है। सो बच्चों, सो लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बच्चों, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी शब्द को आपको इंटरप्रेट करना है, तो आप इंटरप्रेट कैसे करें? पॉपुलर डिक्शनरी, नेचुरल, ग्रामेटिकल, ऑर्डिनरी। तो बच्चों, आप जब लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ को पढ़ते पढ़ते किसी शब्द में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार इस लॉ के अंदर इस शब्द का मतलब क्या है, तो आप लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करिए। आप किसका रूल अप्लाई कीजिए? यू अप्लाई द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। और जब मैं लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है? आप उस शब्द की कौन सी मीनिंग देखिए, आप उस शब्द की पॉपुलर मीनिंग देखिए। जैसे जैसे गो का मतलब होता है जाना, गो की पॉपुलर मीनिंग है जाना। डिक्शनरी मीनिंग सेम, गो का मतलब जाना इसलिए क्योंकि वो डिक्शनरी में है। नेचुरली वो वर्ड किस लिए यूज होता है, उस शब्द का मतलब क्या है। ग्रामेटिकल मीनिंग, इंग्लिश ग्रामर में वो शब्द किस लिए यूज होता है। और ऑर्डिनरी मीनिंग, मतलब कुल मिला के इन पांचों मीनिंग का मतलब यही है कि आप उसकी आम भाषा में वो शब्द किस लिए यूज होता है, आप वो वर्ड देखिए। सो एक जगह पे लिखा था द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। जब मैं ये प्रोविजन पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये 30 डेज का मतलब क्या है, क्या ये 30 वर्किंग डेज है? ने मुझसे पूछा कि सर ये 30 डेज में क्या आप सैटरडे संडे भी इंक्लूड करोगे? इस 30 डेज का मतलब क्या है, यस और नो? तो बच्चों मैंने बोला बेटा यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 30 डेज, और 30 डेज का डिक्शनरी मीनिंग होता है 30 कैलेंडर डेज। 30 डेज का मतलब 30 डेज का डिक्शनरी मतलब होता है कौन सा बच्चों? 30 डेज का डिक्शनरी मीनिंग होता है 30 कैलेंडर डेज। तो क्या मैं इसको वर्किंग डेज मानूं, सैटरडे संडे को हटा दूं, या फिर मैं कैलेंडर डेज मानूं? कैन समवन लेट मी नो फ्रॉम ऑनलाइन? बच्चों बता सकते हो मुझे? क्या ना इसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आप इसको क्या मानेंगे? 30 डेज का मतलब लिटरल कंस्ट्रक्शन के रूल के हिसाब से आप इसको क्या मानेंगे? 30 कैलेंडर। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? और उसके बाद बच्चों यहां पे कुछ केस हैं, जैसे कि नंद प्रकाश वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं बच्चों। कुछ नहीं बच्चों, इस केस में क्या कहा गया कि लॉ में लिखे हुए हर शब्द को इंटरप्रेट करो। दूसरा मतलब आप ये दिमाग मत लगाना है कि लॉ में ये लिखा है ये गलत है, नहीं, लॉ में लिखे हुए हर एक शब्द को आप क्या करो? इंटरप्रेट करो। ये भी याद रखो कि लॉ में अननेसेसरली कोई वर्ड यूज नहीं होता, मतलब लॉ में फालतू का कोई वर्ड यूज नहीं करते। हर एक वर्ड जो लॉ में है, एवरी वर्ड यूज्ड इन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हर एक शब्द को क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, ठीक है। और बच्चों अगर एक बंदा डिक्शनरी मीनिंग से कोई इंटरप्रिटेशन निकालता है, जैसे मैंने कोर्ट में कहा, मान लो हमारा मामला कोर्ट में चला गया और मैंने कोर्ट में कहा 30 डेज का मतलब माय लॉर्ड होता है 30 कैलेंडर डेज, ठीक है। इसके अंदर हम सैटरडे संडे या वर्किंग हॉलीडेज को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 30 कैलेंडर डेज मतलब कैलेंडर के अंदर जो दिन आते हैं बच्चों, कैलेंडर डेज का मतलब 30 वो दिन जो कैलेंडर में आते हैं, तो सैटरडे संडे भी कैलेंडर में तो आते ही है ना। तो बच्चों हमेशा याद रखना
डिक्शनरी मीनिंग गलत है। अगर मैं कोर्ट में डिक्शनरी मीनिंग बोलता हूं कि सर 30 डेज का मतलब है 30 कैलेंडर डेज, तो जो पार्टी डिक्शनरी मीनिंग को चैलेंज करती है उसको प्रूफ करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होता है, उसको प्रूफ करना है कि डिक्शनरी मीनिंग गलत है। और हमेशा याद रखना ये रूल, लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल आप हमेशा यूज करोगे, आप हमेशा यूज करोगे कब तक? जब तक डिक्शनरी मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग उस प्रोविजन के इम्पैक्ट को ही क्या ना कर दे, उस प्रोविजन के इम्पैक्ट को ही क्या ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। आप हमेशा डिक्शनरी मीनिंग ही यूज करेंगे। जैसे अगर आप ऊपर आते हैं तो यहां पे मे और शेल था, तो मैं यहां पे मे शब्द की मीनिंग को इग्नोर करूंगा और मैं फोकस सिर्फ किस पे करूंगा, शेल पे करूंगा, क्योंकि अगर मैं मे यूज करता हूं, मे का यूज करता हूं, तो अगले प्रोविजन का जो असर है वो कम हो जाएगा। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन का जो रूल है आप हमेशा यूज करेंगे। आपको सबसे पहले यूज करना है लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल, और ये रूल आप तब तक यूज करते रहेंगे जब तक इस रूल को यूज करने से लॉ की मीनिंग जो है या उस लॉ का प्रोविजन जो है वो क्या ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए या अनयूजफुल ना हो जाए। नाउ प्लीज हियर, सो इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर विथ द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन? पक्का? जल्दी से मुझे बताइए। अब मैं सेकेंड रूल आपके साथ, अगर ये आपको क्लियर है तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ सेकेंड रूल, दैट इज हिडन्स रूल। और बच्चों अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो आप नोट्स में देख सकते हैं। जब ये पूरा सेक्शन हम यूज़ कर लेते हैं तो ये चीज़ ख़त्म होने के बाद हमने एक हिंदी में प्यार से लिख देते हैं, बेटा नॉर्मली ये रूल कहता है कि लॉ के वर्ड्स आप उसकी डिक्शनरी मीनिंग या प्लेन मीनिंग में समझिए, और ये रूल तब तक यूज़ कीजिए जब तक प्लेन मीनिंग से कुछ उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन ना निकल जाए। और बच्चों इस रूल को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट बेटा? दिस रूल इज ऑल्सो रेफर्ड एज गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिडन्स रूल, ठीक है? नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। नाउ हिडन्स रूल क्या? सो बच्चों ध्यान से देखिए, हिडन्स रूल आप जब भी पढ़ते हैं, हिडन्स रूल आप जब भी पढ़ते हैं तो याद रखिए ये रूल अप्लाई, हिडन्स रूल अप्लाई तभी करना है, हिडन्स रूल आपको तभी इस्तेमाल करना है व्हेन 4 कंडीशंस एग्जिस्ट। या आप इस रूल को, हिडन्स रूल को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। बच्चों सबसे पहला देखिए ध्यान से, मैं हिडन्स रूल पे क्यों आया? बच्चों मुझे हिडन्स रूल इसीलिए रेफर करना पड़ा क्योंकि लिटरल रूल ने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि मुझे इंटरप्रिटेशन के लिए जो सबसे पहला रूल यूज करना है, इंटरप्रिटेशन के लिए जो मुझे सबसे पहला रूल यूज करना है वो कौन सा रूल है? उस रूल को मैं कहता हूं लिटरल कंस्ट्रक्शन। लेकिन लिटरल कंस्ट्रक्शन ने मुझे धोखा दे दिया, डिक्शनरी मीनिंग से मुझे सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिला, इसलिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? हिडन्स रूल की। और बच्चों हिडन्स रूल पढ़ने के पहले मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, ये एक केस लॉ है जो आपको हमेशा याद रखना है हिडन्स रूल के लिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं बच्चों ब्रिटेन की। मैं किसकी बात करूंगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ब्रिटेन की। सो अब बच्चों ब्रिटेन में क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन ब्रिटेन? सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं। सो बच्चों ब्रिटेन में क्या होता था, आपको पता है ब्रिटेन में प्रोस्टिट्यूशन चलता था, और मेरे ख्याल से प्रोस्टिट्यूशन लीगल है वहां पे, और शायद उस समय भी था। तो अब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, जब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, ये क्या करती थी? सुनिएगा ध्यान से, ये सारी प्रोस्टिट्यूट्स
मकान की बालकनी में खड़ी हो जाती थी। कहाँ पे खड़ी हो जाती थी ये प्रोस्टिट्यूट? जैसे ये घर है तो घर की बालकनी में ये प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हो जाती थी अपने बढ़िया बाल वाल कजरा वजरा लगा के। इंग्लैंड में नीचे रोड थी, ठीक है, नीचे रोड थी और रोड पे बच्चों लोग जाते थे, अपनी गाड़ियों से जाते थे, अपनी कार से जाते थे, अपनी साइकिल से जाते थे, लोग जाते थे। अब ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो क्या करती थी बच्चों? ये प्रोस्टिट्यूट्स यहां पे खड़े होके आवाज देती थी, ए चिकने ऊपर देख, ए चिकने ऊपर देख, चिकने आ राजा ऊपर आजा। और बच्चों ये प्रोस्टिट्यूट्स बड़ी सुंदर होती थी, एकदम मनमोहनी होती थी। तो अब हमारे अतुल जैसे लोग, हिमांशु जैसे लोग, अक्षय जैसे लोग ये ऊपर देखते थे और ऊपर देखा और नीचे इनका एक्सीडेंट हो जाता था बच्चों। उड़ी बाबा, जोर से एक्सीडेंट हो जाता था ना। अब ध्यान से देखिए, तो अब इनका रोज एक्सीडेंट होता था बच्चों। तो ये प्रोस्टिट्यूट्स ने बच्चों, और बच्चों ये प्रोस्टिट्यूट बोलती थी हम गलत क्या कर रहे हैं, हम तो अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं, हमने तो कुछ गलती की नहीं, हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये जो राहगीर थे, जो रोड पे चलने वाले थे, ये बोलते थे कि इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा हैरेसमेंट हो रहा है, दिस इज हैरेसिंग अस। भाई हम नहीं जाना, हमको प्रोस्टिट्यूट अच्छी नहीं लगती, हम शादीशुदा लोग हैं, बच्चे वाले लोग हैं ना। तो बच्चों इन सारे लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी। इन सारे लोगों ने क्या करी? इन सारे लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी प्रोस्टिट्यूट्स के अगेंस्ट की भाई ये क्या कर रही हैं प्रोस्टिट्यूट्स। तो बच्चों तो अब पुलिस ने कंप्लेंट तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब पुलिस वाले बोलते हैं भाई देखो आपको किसी को सजा देनी है, जेल में डालना है, तो कोई लॉ तो होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट जो कर रही हैं वो किसी ना किसी लॉ के अंदर इलीगल तो होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज द कॉमन लॉ। व्हाट इज द कॉमन लॉ? कॉमन लॉ मतलब इंग्लैंड में ऐसा कॉमन लॉ का मतलब ट्रेडिशंस, नियम, जो कोडिफाइड लॉ नहीं है, कुछ नियम है अपने इंग्लैंड में। अच्छा नहीं सॉरी, सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा होगा व्हाट इज द लॉ। क्या हमारे इंग्लैंड में ऐसा कोई लॉ है जो प्रोस्टिट्यूट्स के हैरेसमेंट से, प्रोस्टिट्यूट्स बालकनी में चढ़ के अगर नीचे लोगों को हैरेस करती हैं, तो क्या कोई ऐसा लॉ है जिसके अंदर हम प्रोस्टिट्यूट्स को पनिशमेंट दे सकते हैं? तो भाई कोई कोडिफाइड लॉ तो नहीं था। कोडिफाइड मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ, तो कुछ भी नहीं था इस बारे में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोडिफाइड लॉ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई कॉमन लॉ है? कॉमन लॉ मतलब जैसे टॉर्ट, इंडिया में टॉर्ट के जो प्रिंसिपल्स है वो कॉमन लॉ के अंदर आते हैं, तो क्या इंग्लैंड में ऐसा कोई कॉमन लॉ है? तो बच्चों उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में ऐसा कोई भी कॉमन लॉ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो प्रोस्टिट्यूट्स अगर ऊपर से इशारा करती थी तो लोग एंजॉय करते थे, ये तो अभी परेशानी का सबब बन गया है। सो देयर इज नो कॉमन लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कॉमन लॉ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या कोई कोडिफाइड लॉ है, नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कोई कॉमन लॉ है कि नहीं है। ओके, दूसरी चीज हम देखते हैं कि व्हाट इज द मिसचीफ। जो सेकंड चीज हम कंसीडर करेंगे वो है व्हाट इज द मिसचीफ। मिसचीफ क्या है? फॉर विच कॉमन लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर रेमेडी। तो हम देखते हैं। सो बच्चों दुख की बात क्या थी कि इंग्लैंड में इतना बड़ा कांड हो रहा था और इसके लिए कोई कॉमन लॉ था ही नहीं। दूसरा देखते हैं मिसचीफ क्या है। तो मिसचीफ क्या है बच्चों? मिसचीफ है हैरेसमेंट। मिसचीफ क्या है? हैरेसमेंट ऑफ पीपल बाय प्रोस्टिट्यूट्स। किन लोगों का हैरेसमेंट? जो लोग स्ट्रीट पे होते हैं, स्ट्रीट हैरेसमेंट हो रहा है लोगों का। दिस इज द मिसचीफ ना, दिस इज द मिसचीफ, जिसके लिए कॉमन लॉ क्या है? साइलेंट। कॉमन लॉ में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, सो अब जब इंग्लैंड में देखा कि यार ये जो कांड हो रहा है इसके लिए तो कोई, इस मिसचीफ के लिए तो कोई लॉ ही नहीं है। सो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने, तीसरी चीज जो हम देखेंगे, रेमेडी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। सो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या किया? इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट बनाया।
आई थिंक 1965 या 1865 का कुछ एक्ट होगा, आई डोंट नो इस चीज़ के बारे में, बट स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट बनाया। तो पार्लियामेंट ने रेमेडी क्या प्रोवाइड की? पार्लियामेंट ने एक स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट बनाया। अब स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट में क्या लिखा गया था? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूट अगर स्ट्रीट पर चलने वाले लोगों को, अरे बच्चों आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने गलत कर दिया। ये प्रोस्टिट्यूट जो है वो शुरू में बालकनी में खड़ी नहीं होती थी, ये प्रोस्टिट्यूट पहले रोड पे ही आ जाती थी। आई एम रियली सॉरी, ये प्रोस्टिट्यूट्स बालकनी में नहीं जाती थी पहले, तो ये प्रोस्टिट्यूट क्या करती थी? डायरेक्टली रोड पे आ जाती थी, और रोड पे आके क्या करती थी? ए राजा चलना, ए चिकने, और सब लोग, हम लोग नर्वस हो जाते थे। तो इस लॉ में क्या लिखा था? इस लॉ में लिखा हुआ था कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स स्ट्रीट पर अगर लोगों को परेशान करेंगी तो उनको 3 months की जेल हो जाएगी। ठीक है, समझना बच्चों। तो यहां पे बालकनी नहीं है, बालकनी नहीं, प्रोस्टिट्यूट्स डायरेक्टली कहां पे आती थी? स्ट्रीट्स पे आ जाती थी। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या कर दिया बच्चों? ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया। कौन सा एक्ट बना दिया? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। और चौथा, रीजन ऑफ रेमेडी। रीजन ऑफ रेमेडी क्या है बच्चों? रीजन ऑफ रेमेडी यही है कि भाई स्ट्रीट पे होने वाले हैरेसमेंट से लोगों को बचाना। सो बच्चों, तो ब्रिटेन में ये लॉ एकदम जबरदस्त तरीके से पास हो गया। ब्रिटेन में क्या हो गया? ये लॉ एकदम जबरदस्त तरीके से पास हो गया, और इस लॉ के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स को कहा गया कि अगर वो स्ट्रीट पर लोगों को परेशान करेंगी तो 3 months की उनको जेल हो सकती है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, लेकिन लॉ में क्या लिखा था कि अगर आपने लोगों को स्ट्रीट पर परेशान किया, कहां पे परेशान किया? स्ट्रीट पर परेशान किया, तो आपको पनिशमेंट होगी। तो बच्चों प्रोस्टिट्यूट्स ने दिमाग लगाया। प्रोस्टिट्यूट्स ने दिमाग क्या लगाया? प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि ठीक है ना, हमको स्ट्रीट पे आने से मना किया है। ठीक है, मैंने बालकनी बोलता, सॉरी। प्रोस्टिट्यूट्स ने दिमाग लगाया कि हमको स्ट्रीट पे आने से मना किया गया ना, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब प्रोस्टिट्यूट कहां चढ़ गई बच्चों? अब प्रोस्टिट्यूट बालकनी में चढ़ गई, और बालकनी में चढ़ने के बाद राह रोड पे जाने वाले लोगों को इशारे करने लगी, ए चिकने, ए हीरो, ए राजा, ए छोटू, ऊपर आजा। और लोग ऊपर देखते और आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता। अब पुलिस वाले जब इनको पकड़ने आते तो ये क्या बोलते? हमको लॉ बोलता है कि स्ट्रीट पर नहीं करना है आपको, तो हम स्ट्रीट पे तो कर नहीं रहे हैं, हम कहां पे कर रहे हैं? बालकनी से कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या प्रोस्टिट्यूट्स कोई इलीगल काम कर रही हैं? क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स क्या बोलती हैं कि हम काम स्ट्रीट से नहीं कर रहे हैं, हम कहां से कर रहे हैं? बालकनी से कर रहे हैं, हम बालकनी से काम कर रहे हैं। लॉ बोलता है कि स्ट्रीट पे मत करो, तो हम स्ट्रीट पे नहीं कर रहे हैं, हम बालकनी पे चढ़ के कर रहे हैं, तो हमारी बालकनी है, हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे। सो अब बच्चे ध्यान से देखिए, नाउ लिसन टू मी एवरीवन। अब प्लीज सारे लोग मेरी तरफ एकदम ध्यान से सुनेंगे। सो मामला कहां पहुंच गया? कोर्ट पहुंच गया। अब बच्चों ये जो स्ट्रीट पे चलने वाले लोग हैं और प्रोस्टिट्यूट्स हैं, स्ट्रीट पे चलने वाले लोगों ने कहा कि सर, स्ट्रीट विल ऑल्सो इंक्लूड बालकनी। प्रोस्टिट्यूट ने कहा कि स्ट्रीट डज नॉट इंक्लूड बालकनी। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग से जाएंगे तो स्ट्रीट का मतलब तो स्ट्रीट ही होता है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग से जाएंगे तो स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट ही होता है, और बालकनी इंक्लूड नहीं होता। इसीलिए लिटरल कंस्ट्रक्शन से यहां पर अपने को कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट के अंदर बालकनी नहीं आता। यस और नो बच्चों? तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल यहां पे फेल हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पे स्ट्रीट के अंदर बालकनी आना चाहिए? क्योंकि अगर स्ट्रीट के अंदर बालकनी आ जाएगा, स्ट्रीट शब्द को ऐसा इंटरप्रेट किया जाए कि उसके अंदर बालकनी भी इंक्लूड हो जाए, तो क्या ना इसे बेचारे जो लोग हैं जिनका हैरेसमेंट हो रहा है वो बच जाएंगे। सो बच्चों, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम कौन सा? हेडेन्स रूल। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप हेडेन्स रूल जब अप्लाई करते हैं तो आपको 4 चीज़ों को कंसीडर करना है। पहला,
कॉमन, पहला हम देखते हैं कि जो एक्चुअल लॉ है उसमें अंदर कोई रेमेडी है या नहीं है। सो पहले मतलब हम शुरू की बात देखेंगे तो एक्चुअल लॉ के अंदर तो कोई रेमेडी नहीं थी। कॉमन लॉ के अंदर कोई रेमेडी थी? नो। मिसचीफ क्या था? मिसचीफ क्या था बच्चों? मिसचीफ था हैरेसमेंट ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने कौन सी रेमेडी प्रोवाइड की? पार्लियामेंट ने रेमेडी प्रोवाइड की, कौन सी रेमेडी प्रोवाइड की? पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, कौन सा? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। और चौथा, ट्रू रीजन, ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो रेमेडी प्रोवाइड की उसका ट्रू रीजन क्या था? ट्रू रीजन था स्ट्रीट पर लोगों को हैरेसमेंट से बचाना, वॉज ट्रू रीजन। लेकिन बच्चों पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट, क्या वो एक्ट आने के बाद भी लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है? यस, लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है। और ट्रू रीजन क्या था? स्ट्रीट पर लोगों को हैरेसमेंट से बचाना। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेडेंस रूल यूज किया और कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे हम स्ट्रीट वर्ड जो है वो किसको इंक्लूड करेगा? वो बालकनी को भी इंक्लूड करेगा। द वर्ड स्ट्रीट वुड ऑल्सो इंक्लूड बालकनी। क्यों? ताकि हम क्या कर सकें। तो बच्चों ये चार शब्द को आप, ये चार कंडीशंस को आपको कंसीडर करना है और उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन ऐसा निकालना है कि आपका मिसचीफ क्या हो जाए? कम हो जाए और अग्रीव्ड पार्टी को रेमेडी मिल जाए। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा कि हम हेडेंस रूल अप्लाई करेंगे और स्ट्रीट शब्द जो है, मिसचीफ को कम करना है तो हैरेसमेंट को कम करना है, और जो अग्रीव पार्टी हैं, जो रोड पे चलने वाले राहगीर हैं, उनको रेमेडी प्रोवाइड करना है। तो स्ट्रीट शब्द के अंदर हमने किसको इंक्लूड कर लिया? बालकनी को इंक्लूड कर लिया। सो बच्चों ये हो गया हेडेंस रूल। अगर आप देखें तो दिस इज द रूल। नाउ भाई सिंपल सी चीज़ है, ये रूल अप्लाई करने के पहले चार चीज़ देखो। कॉमन लॉ क्या था? कौन सा गुनाह था जिसके बारे में कॉमन लॉ शांत था? पार्लियामेंट ने क्या किया और पार्लियामेंट ने किस रीज़न से रेमेडी दी? और फिर ऐसा इंटरप्रीट करो कि मिसचीफ कम हो जाए और रेमेडी मिल जाए अग्रीव पार्टी को। सो दिस इज हेडेंस रूल। टेल मी एवरीवन वेदर हेडेंस रूल इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ बच्चों जल्दी से बताइए। प्लीज शेयर बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, सबको क्लियर है हेडेंस रूल? सो चार हेडेंस रूल सिंपल सी चीज़ है, चार वो रूल अप्लाई करो। कॉमन लॉ क्या था? पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने कॉमन लॉ क्या था? मिसचीफ क्या था? पार्लियामेंट ने क्या किया और पार्लियामेंट ने क्यों किया? ये चारों कंसीडर करने के बाद ऐसा इंटरप्रिटेशन करो, ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि मिसचीफ खत्म हो जाए और एडवांस रेमेडी मिल जाए। अरे क्लियर है क्या? जल्दी से दिल बनाओ, जल्दी से दिल बनाइए भाई साहब। एंड देन इसके बाद बच्चों मैं मूव करूंगा थर्ड रूल पे। प्लीज हियर बच्चों। चलिए अबे जल्दी से दिल भेजो। चलो अब मैं आपके साथ थर्ड रूल डिस्कस करूंगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बच्चों रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? सुनिएगा ध्यान से। अगेन डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर अगर हर बार रिलाय करोगे तो सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। प्लीज हियर बच्चों। सो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन शुरुआत कैसे होती है बच्चों? अगर आप हर बार डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाय करेंगे तो आपको सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। तो कई बार आपको कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल मतलब कुछ चीजों को ध्यान में रखें, कई बार आपको डिक्शनरी मीनिंग के साथ अपना
कॉमन सेंस, क्या लिखा है बच्चों मैंने, कॉमन सेंस प्लस इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। सो बच्चों डिक्शनरी मीनिंग के साथ आपको क्या लगाना है बच्चों, डिक्शनरी मीनिंग के साथ आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, प्लस इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स प्लस ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ लॉ। सो कई बार बच्चों अगर आप डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाय करेंगे तो आपको सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सक्लूसिवली बच्चों, अगर आप एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर रिलाय करते हैं बच्चों, डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाय करते हैं, तो आप सही इंटरप्रिटेशन पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आप डिक्शनरी मीनिंग के साथ साथ क्या लगाइए, कॉमन सेंस, इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर एंड ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ लॉ यूज कीजिए, तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे, सही इंटरप्रिटेशन पे। अब जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर एक आधा एग्जाम्पल देके बता दो। बच्चे मैं एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताऊंगा और ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। गीता हरिहरन केस, कौन सा केस बच्चों, गीता हरिहरन केस। इस केस में बच्चों, इस केस में देयर वाज अ वर्ड, हमारे देश में एक लॉ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। बच्चों प्लीज सारे लोग देखना, इससे आप ये वाला जो रूल है, मैं जो आपको रूल बता रहा हूं, ये रूल आप एक बार में समझ जाएंगे बच्चों। प्लीज जो बच्चे चैट कर रहे हैं, जो बच्चे चैट कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट चैट। जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले यहां पे देख लीजिए। लॉ इज लाइफ मेरे प्यारे भाई, मिस्टर ले, ये जो सबका लेता रहता है मिस्टर, प्लीज बेटा इधर देखो। सो गीता हरिहरन का केस याद रखना। इसमें अपने देश में एक लॉ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। इस कानून के एक प्रोविजन में लिखा हुआ है द राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज आफ्टर फादर। देखो इधर। सो बच्चों ध्यान से किए। सो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का देयर इज अ प्रोविजन, और इस प्रोविजन में ये एक प्रोविजन है जो ये बोलता है द राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज आफ्टर द फादर। अब बच्चों अगर आप इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रीट करें, अगर आप इस रूल को किससे इंटरप्रीट करें, अगर आप इस रूल को लिटरल कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रीट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि फादर हैज अ सुपीरियरिटी, या फादर इज सुपीरियर टू मदर। मतलब अगर माँ और बाप का तलाक होता है, माँ और बाप अलग होते हैं, तो पहला अधिकार, गार्डियन बनने का पहला अधिकार किसके पास है, मम्मी के पास है या पापा के पास है, आफ्टर फादर। मतलब पहला अधिकार किसके पास है बच्चों, पहला अधिकार है फादर के पास। पहला अधिकार किसके पास है, फादर के पास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, लॉ के अंदर फादर हैज बीन ग्रांटेड अ प्रायोरिटी। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम डिक्शनरी मीनिंग तो यही बोलता है कि फादर इज सुपीरियर टू मदर। अगर बच्चे को गोद लेने का या गार्डियनशिप लेने का सवाल है तो फादर की सुपीरियरिटी है। तो बच्चों ये गलत, मतलब ये इंटरप्रिटेशन जो है, मतलब ये जो आफ्टर शब्द है इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम फादर इज सुपीरियर टू मदर अगर हम ये फॉलो करेंगे तो बच्चों क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 14 है जो क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आपको नहीं लगता कि ये वायलेट हो जाएगा बच्चों अगर हमने आफ्टर शब्द का इंटरप्रिटेशन आफ्टर ही किया? तो आपको नहीं लगता कि बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वायलेट हो जाएगा, आर्टिकल 14 वायलेट हो जाएगा? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो आफ्टर शब्द लिखा है, ये आफ्टर शब्द को आप रीड कीजिए एज इक्वल। तो आफ्टर शब्द को हम इंटरप्रीट कैसे करेंगे? क्या हम आफ्टर शब्द को एज आफ्टर ही इंटरप्रीट करेंगे या फिर हम आफ्टर शब्द को एज इक्वल इंटरप्रीट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आफ्टर शब्द को, इस आफ्टर शब्द को आप इक्वल रीड कीजिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा इंटरप्रिटेशन, लिटरल कंस्ट्रक्शन का इंटरप्रिटेशन यूज़ किया? नहीं। किसका कंस्ट्रक्शन यूज़ किया? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सेंस लगाया, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ मेकर्स लगाया, इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर कंसीडर किया, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन देखे और कॉमन सेंस लगा के, अपना दिमाग लगा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर शब्द को हम रीड करेंगे कैसे? आफ्टर शब्द का मतलब होता है इक्वल। इज एवरीवन विथ मी? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्लियर है? सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाय मत करो, अपना कॉमन सेंस भी लगाओ। बच्चों जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है क्या? और आज का बैच हम यहीं पे रोक देंगे, विल मीट टुमारो। जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है क्या यहां तक सबको? चलिए जल्दी से मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? ओ बच्चों रे, अरे ओ बच्चों रे, अरे ओ बच्चों रे, जल्दी से मुझे बता दो क्या ये क्लियर है? अरे बोल दो भाई तुम लोग अपनी। यस रोशनी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल डिस्कस किए इन द स्पैन ऑफ 1 hour 10 minutes। ठीक है श्रेयांश जी, भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू जिस क्लास की बात कर रहे हैं भाई वो बहुत बड़ी क्लास है भाई, हम लोग छोटे मोटे लोग हैं भाई, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे उनके बारे में कमेंट भी कर दूँ तो मेरे इस वीडियो के नीचे 10,000 डिसलाइक हो जाएंगे, लोग कमेंट्स में हमारी माँ बहन कर देंगे भाई, इसलिए आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट मैं हमेशा साथ हूँ बेटा। चलिए सो बच्चों आई होप, और बस बस मैं आपको यही बोलूँगा बच्चों की समझदार बनिए, ये मैराथन के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, बिकॉज बहुत कम समय में वो चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, तो क्या आपको समझता होगा, क्या दिमाग में घुसता होगा। सो बस अपना ध्यान रखिए बच्चों, और प्लीज़ खुश रहिए, बी हैप्पी। चलिए सो बस करूँ बच्चों मैं आज के लिए, और बच्चों लव यू ऑल सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर इस लेक्चर में आए। यस अतुल, अतुल, और अतुल कोई ज़्यादा नाटक करेगा तो पान खा के थूक देना, तो टेंशन मत ले अतुल।